years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजादी का ये नया आगाज था, जिसे 16 अगस्त की सुबह लाल किले के प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुनाया और हिंदुस्तान ने महसूस किया कि उसके हाथों से गुलामी की हथकड़ियां और पैरों से बेड़ियां अब कट चुकी हैं। पहली बार लाल किले से तिरंगे की बुलंदी 16 अगस्त को भले दिखी थी, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त की पहचान इसकी लाल दीवारों से हमेशा के लिए जुड़ गई। कि एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो, क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 15 अगस्त की ही तारीख को क्यों चुना गया था। ये तारीख ना नेहरू ने चुनी थी, ना पटेल ने चुनी थी, ना ही महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी तो इस खूनी विभाजन के ही बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। ये तारीख चुनी थी अंग्रेजों ने। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने 15 अगस्त की तारीख चुनी थी, और वो इसलिए क्योंकि जापान ने इसी तारीख को मित्र देशों के सामने समर्पण किया था। बस उसी गुमान को जिंदा रखने के लिए 15 अगस्त की ही तारीख को बोरिया बिस्तर बांधा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के लिए 15 अगस्त अपना वर्चस्व दिखाने की तारीख थी, तो हिंदुस्तान के लिए खाक से उठकर आसमान की बुलंदियों को छूने की जिद, विभाजन की कड़वाहट थी, देसी रियासतों की कलह भी थी। एक राष्ट्र के रूप में खुद को जिंदा रखने के लिए संविधान की दरकार थी, और इन सब से ऊपर पाकिस्तान का पंगा। भारत इन सवालों से टकरा ही रहा था कि मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा धक्का इसके सीने पर लगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। 1948 को लाल किले से नेहरू की आवाज में गांधी को खोने का दर्द था। आज के दिन खासकर हम याद करें उस गांधी के सबक को, जो गांधी जी ने हमें संदेशे दिए, जिस रास्ते पर चल के हम आगे बढ़े और मुल्क आगे बढ़ा। तो उसको अगर हम याद रखें तब यकीनन मुल्क की ताकत बनी रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे। गांधी की हत्या ने देश को हिला दिया था। 35 करोड़ हिंदुस्तानी एक झटके में अनाथ हो गए थे। नेहरू ने कहा रोशनी चली गई, पटेल ने कहा मार्गदर्शक चला गया। लेकिन संकट की इस घड़ी में नेहरू और पटेल ने तमाम कड़वाहट को भुलाकर एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, और तब तक निभाया जब तक पटेल जिंदा रहे। पटेल को साथ लेकर नेहरू गुलामी की कब्र पर आजादी का महल बनाने में जुट गए। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हिंदुस्तान को एक नया संविधान मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। दूसरी तरफ सरदार पटेल के कौशल से 562 से ज्यादा देसी रियासतों ने खुद को हिंदुस्तान में मिला लिया। लेकिन नेहरू की असल चुनौती उन करोड़ों पेटों तक खाना पहुंचाने की थी जिनकी अतड़ियां ऐंठ चुकी थी। और आप हमें मिलकर जो आर्जी दिक्कतें हों उनका सामना करना है, उन पे हावी आना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह से कदम ब कदम कौम आगे बढ़ेगी, कौम की तकलीफें कम होंगी, काम बढ़ेंगे। इस मुल्क में हल्के हल्के हम बेकारी को ख़त्म करेंगे, और वो जो खासकर हमारे बेचारे मुसीबत ज़दा भाई बहन हैं गांव में या शहर में, जिनके ऊपर आज नहीं सैकड़ों बरस से गरीबी का बोझा है, वो बोझे हटेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हर बरस 15 अगस्त की सुबह चंद घंटे के लिए हिंदुस्तान धड़कता है लाल किले की इन दीवारों में। तिरंगा आसमान को ललकारता है और गर्व से भरा हर हिंदुस्तानी तिरंगे की आजादी में मचलता है।
यह एहसास लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषणों में भी झलकता है। भारत के पास जो भी शक्ति होगी, चाहे ये अणुशक्ति हो या कोई और, हमने कहा है कि हमेशा इसको अपने देश के प्रगति, अपनी जनता की भलाई और विकास के लिए ही उसका उपयोग करेंगे। इंसान की जिंदगी में 70 साल बहुत होते हैं, मुल्क के लिए बेहद कम। लेकिन इतने दिनों में ही हिंदुस्तान कैसे बदला, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आजादी के प्रतीक के तौर पर लाल किले को ही क्यों चुना गया। इस क्यों का जवाब जानने के लिए आपको गुलामी के उस दौर में झांकना होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था। खुद तो वह आजाद हिंद फौज को बुलंद करने के लिए भारत से दूर चले गए थे, लेकिन उनके 3 साथियों के खिलाफ इसी लाल किले में फांसी की सजा का ऐलान हुआ था। 1945 में शाहनवाज, ढिल्लों और सहगल के खिलाफ इसी लाल किले में कोर्ट मार्शल किया था अंग्रेजों ने। मुकदमा चला ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने का और सजाए मौत सुनाई गई। तब नेहरू ही नेताजी के इन साथियों की वकालत के लिए वकालत का काला चोंगा पहनकर चले आए थे। जब आजादी मिली तो नेताजी के उस सपने को नेहरू ने सम्मान दिया जिसमें वो लाल किले पे तिरंगे को लहराता देखना चाहते थे। नेहरू ने जिसकी शुरुआत की थी वो रीत अब तक चली आ रही है। देश के प्रधानमंत्री देश के आगे बढ़ते सियासी मुकद्दर के बारे में इसी लाल किला से भाषण देते हैं, देश को बताते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का सिलसिला सबसे बड़े चुनाव से शुरू हुआ। 1951-52 में दुनिया ने देखा कि घुटनों के बल चलने वाला भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा धावक बन गया है। उस वक्त भारत में मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 50 लाख थी और उनमें भी 85% लोग अनपढ़ थे। तब 489 सीटों के लिए 60% वोट पड़े और उसमें कांग्रेस को 45% वोट मिले और सीटें 364। उन्नीस 1947 में गांधी के आशीर्वाद से नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। 1952 में लोकतंत्र के प्रताप से। इसके बाद तो 11 साल तक लाल किले की सीढ़ियां नेहरू के पदचाप को सुनने का आदी बनी रही। इनमें वो दौर भी आए जब नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि खंडित हुई और वो उसी चीन के हाथों मात खा गए जिससे दोस्ती के कबूतर दिल्ली में उड़ाए थे। लाल किले पर नेहरू के आखिरी भाषण में इसकी टीस सुनाई पड़ी। चीन का धोखा नेहरू बर्दाश्त नहीं कर सके। अपने आखिरी भाषण में यही से उन्होंने कहा था कि शांति चाहिए लेकिन कमजोरी नहीं चलेगी। नेहरू का 1964 में देहांत हो गया। उसके बाद बड़ी चुनौती थी कि लाल किले के प्राचीर से अब देश को कौन संबोधित करेगा। कांग्रेस ने छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री को यह बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती सौंपी। नेहरू इस देश की आशा थे, शक्ति भी। नेहरू के जूते में अपना पांव डालकर जब शास्त्री लाल किले के प्राचीर की तरफ बढ़े तो हिंदुस्तान की भुखमरी और अनाज की कमी उनके जहन में उमड़ रही थी और इस सिलसिले को कमोबेश हर प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया। रोटी के आगे कपड़ा और कपड़े में बनी जेब में खनकने वाले सिक्के तक। इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमें अपनी कामयाबी और सफलता का पूरा भरोसा है। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। जब ये बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई जैसे किसी वर्ग के खिलाफ ये काम हो रहा है। मैं साफ कहना चाहती हूँ कि हम किसी की हानि नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सब मिल के चलें। इन 40 साल में देश के किसानों की पैदावार बहुत बढ़ी, 15 करोड़ टन पर पहुंच चुकी है।
साथ में हम देख रहे हैं कि कपास की पैदावार, तेल बीज की पैदावार और दाल की पैदावार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। बड़ी प्रगति है। जहां 2500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है, जिससे हमें किसी चीज के मंगाने में कोई आज परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। लाल किले ने प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा। उनके बदलते नुमाइंदों के विचार अलग थे, लेकिन देश बनाने का जज्बा एक था। इसीलिए 70 साल में बहुत कुछ बदला। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, आज 133 करोड़ लोग हैं। तब अनाज का उत्पादन करीब 51 करोड़ टन था, लेकिन अब ये 252 करोड़ टन हो गया है, जिसे 2017 में 270 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है। तब उद्योग का जीडीपी में योगदान 16% था, आज 27% तक पहुंच गया है। हालांकि इस मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। नेहरू ने आधुनिक भारत की बुनियाद रखी, उस पर इमारत बनाने में खून पसीना सबने बहाया। नेहरू के बाद जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो युद्ध और अकाल दोनों से उनका एक साथ मुकाबला हुआ। इसीलिए इसी लाल किले से देश ने सुना जय जवान जय किसान का नारा। वो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपको आशा करेगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान जय किसान। 1962 में चीन युद्ध के साए में पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि वो भारत से जीत जाएगा। उस पर से शास्त्री की दुबली पतली काया को हिंदुस्तान की सामरिक कमजोरी मान बैठा। लेकिन 1965 के पाकिस्तानी हमले में भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। दरअसल कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी खाई बन चुका था। पाकिस्तान 1965 में हारा, 1971 में हारा तो उस हार के साथ ही उसके 2 टुकड़े हो गए, और फिर 1998 में करगिल में तीसरी बार हारा। इसीलिए कमोबेश हर प्रधानमंत्री की जुबान से लाल किले और हिंदुस्तान पाकिस्तान की नापाक चालों से वाकिफ होता रहा। आज सारी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने जो भी कर रखा है कश्मीर में, उसके पीछे हेतु क्या है। अब उनकी समझ में आया है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवार कौन है, और सीधे सीधे पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका युद्ध को न होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी भी स्तर पर और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसकी बातचीत से हल न हो सके। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्री भाव से बातचीत करके आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मुंबई में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई वो हमें आगाह करती हैं
कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारी निगरानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है। इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और आम जनता को एक साथ मिलकर लड़ना है। इस बीच हिंदुस्तान ने परमाणु ताकत बनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 1974 में पहली बार इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया। 24 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा की खींची लकीर को बड़ा कर दिया। जो विज्ञान के क्षेत्र में एक विस्फोट किया, उससे भारत का आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा। कुछ देशों ने हमारी निंदा की, कुछ गलत फहमियां फैली। हमारी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रख सकें, इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। एक तरफ सीमा की हिफाजत के नाम पर परमाणु शक्ति बनने की कवायद, तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी सत्ता और स्वार्थ का संघर्ष। 1974 में परमाणु टेस्ट करने वाली इंदिरा गांधी ने 1 साल बाद ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया। जिससे भी इंदिरा गांधी को खतरा दिखा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आजादी खतरे में पड़ गई। इस लाल किले ने प्रधानमंत्रियों की हुंकार सुनी तो देश के गुस्से की आहट को भी बहुत करीब से सुन लिया। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी की काली रात को बता रही थी उजाला, तब 65 करोड़ हिंदुस्तानियों के मिजाज को इस लाल किले ने भांप लिया था। 1977 में देश को नया प्रधानमंत्री मिला, 81 साल के मोरारजी देसाई। नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था से खुले बाजार की पैरोकारी तक आने में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। 1991 में चंद्रशेखर सरकार को सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिम्हा राव आए तो अपना वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया, जिन्होंने बाजार को पूरी तरह खोल दिया। उदारीकरण की हवा में अर्थव्यवस्था ने राहत की सांस ली। राव जिस रास्ते पर चले, उसी पर बाद में वाजपेयी भी चले, मनमोहन सिंह भी और नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। जितने पहलू हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 92 में अपने पैसे से हम सारे कार्यक्रम जितने गरीबों के हो सकते हैं, गरीबी को हटाने के जितने पहलू हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है, उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग $100 बिलियन विदेशी। उदारीकरण की टॉनिक मिली तो आजादी के 7 दशक में बहुत कुछ बदला। तब 1000 बच्चों में 146 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अब हालात बदले तो 1000 नवजात बच्चों में मरने वालों की संख्या घटकर 43 हो गई है। तब लोगों की औसत आयु 31 साल थी, आज 67.8 साल। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 1947 में 10,000 लोगों पर अस्पताल में 2 बेड पड़ते थे, लेकिन 7 दशक पर यह सिर्फ 7 ही बढ़ा है। आज 10,000 मरीजों पर 9 बेड पड़ते हैं। सुविधाओं का यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी पिछले साल उछला और फिर 2014 में भी। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी के 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहेंगे। ये सरकार से होता नहीं, जन भागीदारी से होगा, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ऐसी तमाम धुनें लाल किले के चारों तरफ। 70वां साल आजादी का
और इस जश्न में पूरा हिंदुस्तान शरीक होएगा और सबकी नजर इसी लाल किले पर होगी। लाल किले पर तिरंगा लहराएगा और उसी के साथ आजादी का 70वां बरस पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ अंजना कश्यप, दिल्ली आज तक।